हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस आईआईटी जेईई नीट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो आइए देखते हैं क्या है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास और कॉपी ऑफ वन ओरिजिनल डीएनए। रेप्लिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, टू मेक रेप्लिका या कॉपी। जैसे ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंटल डीएनए है, एक ओरिजिनल डीएनए है, जिसका क्या बनाना है? दो कॉपी। इसका दो आइडेंटिकल कॉपी बनाने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यही क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन चलता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन हम 11th में पढ़ चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ चलता है? इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल हम जानते हैं, तो यही जानते हैं कि जो सिंथेसिस फेज है, ये सेल साइकिल का जो इंटरफेज है, ठीक है, उसमें G1 और G2 के बीच में जो फेज आता है एस फेज या सिंथेसिस फेज, उसी फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। क्या मतलब है इसका? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है ये? अब हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड होता है, जो कि हेलिकली बॉन्डेड है एक दूसरे से। ठीक है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इससे जो दो डीएनए बनेगा, जिससे दो डीएनए से जो दो कॉपी बनेगा, तो वो भी जो कॉपी बनेगा वो भी डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो उसका जो एक स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा? पेरेंटल, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा? वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। जैसे येलो कलर से जो है वो क्या है? पेरेंटल स्ट्रैंड, और जो नए न्यूली सिंथेसाइज्ड है ये रेड कलर से है। तो जो नया स्ट्रैंड, जो नया डीएनए बन रहा है वो कैसा है? उसका एक स्ट्रैंड कैसा है? पेरेंटल, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? न्यूली सिंथेसाइज्ड। मतलब ये जो नया कॉपी बना, जो कॉपी बना उसमें पेरेंटल वाला क्या है? हाफ कंजर्व रहा। ठीक है। ये मतलब इसीलिए इसको कह रहे हैं क्या? सेमी कंजर्वेटिव। एक स्ट्रैंड क्या है? मतलब हाफ, दो का हाफ क्या है? एक। तो एक स्ट्रैंड क्या हुआ? पेरेंटल, और दूसरा क्या हुआ? न्यूली सिंथेसाइज्ड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। अगला जो इसका ये है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है? सेमी डिसकंटिन्यूअस। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? ये बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल बोले तो मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, इस पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो रेप्लिकेशन अगर हो रहा है तो दोनों डायरेक्शन में होता है। इस ओर भी डायरेक्शन होता है, और इस ओर भी रेप्लिकेशन होता है, और इस ओर भी रेप्लिकेशन होता है। मतलब दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ इसका रेप्लिकेशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। ठीक है। अब हम सीधा आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन मैकेनिज्म है, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म सबसे पहला, अच्छा हम जानते हैं क्या कि जो डीएनए है वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए का जो नया कॉपी बनता है तो उसमें जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, नया जो सिंथेसिस होता है जिस स्ट्रैंड का, तो वो एक्चुअली सिंथेसिस होता कहाँ है? स्ट्रैंड के ऊपर। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसी के ऊपर क्या होता है? नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। ठीक है। जैसे ये डीएनए है, ऐसे ये डीएनए बन रहा है, तो जो पेरेंटल डीएनए इसी के ऊपर सिंथेसिस होना है। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जो दो स्ट्रैंड होता है, डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है। ये जो दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है। और इसी स्ट्रैंड के ऊपर सिंथेसिस करना है नए स्ट्रैंड का। न्यूली सिंथेसाइज्ड जो स्ट्रैंड होगा वो इसी के ऊपर सिंथेसिस होना है, और ये जुड़ा हुआ है। मतलब सिंथेसिस करने के लिए दोनों स्ट्रैंड को क्या करना होगा? ये अलग करना होगा, तभी तो उसके ऊपर सिंथेसिस होगा।
ठीक है। तो सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहली बात जरूरी यह है कि दोनों स्ट्रैंड को पहले सेपरेट करना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके। तो जो ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसी को ब्रेक करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनजिपिंग। अनजिपिंग क्या है? टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। तो दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? अनजिपिंग। और सबसे पहला प्रोसेस यही होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अनजिपिंग प्रोसेस है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन है, ये कहीं से भी शुरू नहीं होगा, ठीक है। कोई भी जो डीएनए है, पूरा जो स्टेज ऑफ जो डीएनए है वो कहीं से भी शुरू नहीं होगा, एक स्पेसिफिक साइट से होता है। डीएनए रेप्लिकेशन या अनजिपिंग प्रोसेस ये एक स्पेसिफिक साइट, हमेशा एक स्पेसिफिक साइट से होगा। दैट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दैट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओआरआई साइट। एक स्पेसिफिक पॉइंट से होगा, दैट इज कॉल्ड ओआरआई साइट। ओआरआई साइट का एक फीचर क्या है कि ओआरआई साइट इज एटी रिच। ओआरआई साइट इज एटी रिच। एटी रिच बोले तो मीन्स एडेनिन थायमिन का जो बेस पेयरिंग होता है वो ज़्यादा वहाँ पे होगा। ऐसा क्यों? अब हम जानते हैं क्या कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन और थायमिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मान लीजिए अगर जीसी रिच होता है, ओआरआई साइट अगर जीसी रिच होता है तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना होगा, अगर एटी रिच होगा तो कम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो टू कंजर्व एनर्जी कम लगे इसके लिए क्या होगा? एटी रिच होगा। अगर जीसी रिच होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगाना होगा वो, और ये ब्रेकिंग के लिए मीन्स अनजिपिंग के लिए जहाँ पे ओआरआई साइट पे जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पे इनिशियली ही बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। डेट्स वाई वो ओआरआई साइट जीसी रिच नहीं हो करके कैसा होता है? एटी रिच होता है, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनली वन ओआरआई साइट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम है वो क्या है? छोटा है, तो एक ही ओआरआई साइट से काम चल जाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स का जो जीनोम होता है वो थोड़ा लार्जर होता है, तो डेट्स वाई उसमें मेनी ओआरआई साइट होता है, ताकि मतलब कम समय में उसको ये रेप्लिकेशन हो सके। नहीं तो एक ही ओआरआई साइट होगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा उसको रेप्लिकेशन करने में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे अनजिपिंग प्रोसेस होता है। अनजिपिंग के लिए सबसे पहले एक एंजाइम है क्या? ये जो पूरा रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन कंप्लीटली एंजाइमेटिक प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम के हेल्प से एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के हेल्प से ये पूरा प्रोसेस चलता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो अनजिपिंग के लिए सबसे पहले एक एंजाइम आता है क्या? टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? ये जो दो स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड में ये क्या करता है? कट लगाता है, ठीक है। कट लगाने से क्या होता है कि जो दो स्ट्रैंड वो हेलिकली बॉन्डेड है वो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है? इंड्यूस अ कट इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू रिलैक्स क्वाइलिंग। जो क्वाइलिंग है, ठीक है, और क्वाइल्ड रहता है वो दोनों स्ट्रैंड, तो उस क्वाइलिंग को रिलैक्स करने के लिए जो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है एक स्ट्रैंड पे कट लगाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है? वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा एंजाइम आएगा, मेन एंजाइम ऑफ अनजिपिंग, दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड between two strands, ठीक है। यही है क्या? मेन एंजाइम फॉर अनजिपिंग का मेन एंजाइम ये है हेलिकेज, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या किया? एक स्ट्रैंड पे कट लगाया, ठीक है, और दो स्ट्रैंड क्या होगा? रिलैक्स हो गया। फिर हेलिकेज एंजाइम आएगा जो कि क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब जो अनजिपिंग प्रोसेस है, अनजिपिंग प्रोसेस
मीडियम, इसके लिए एक मीडियम चाहिए, डेट इज अल्कलाइन मीडियम। अनजिपिंग टेक प्लेस इन अल्कलाइन मीडियम एंड इसके लिए एक को फैक्टर की जरूरत होती है, डेट इज Mg+2। ठीक है, अनजिपिंग अकर इन अल्कलाइन मीडियम एंड इसके लिए एक को फैक्टर की जो अल्कलाइन मीडियम तो चाहिए ही, ठीक है, और इसके लिए एक को फैक्टर चाहिए। को फैक्टर कौन सा चाहिए? Mg+2। मैग्नीशियम आयन एक को फैक्टर है, जिस मतलब अनजिपिंग के लिए एक को फैक्टर जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम ये हेलिकेज एंजाइम का अगर हम एक्टिविटी देखें तो ये है, ये 2 स्ट्रैंड है, ये डीएनए है हमारा। ठीक है, अब डीएनए के ऊपर क्या, ये मूव करता जाएगा, इधर की ओर मूव करता जाएगा, और मूव करता जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, सेपरेट होता जाएगा। अब सेपरेट होगा तो इसके ऊपर हम डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं क्या, अनजिपिंग, तो जब अनजिपिंग होगा तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। क्या एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो वो अनकॉइलिंग हो रहा है, पहले तो कॉइल्ड था, अब कॉइल्ड से हमने पहले अनकॉइलिंग किया, तो अनकॉइलिंग से क्या होगा, अगर वो अनकॉइल कर दिया तो फिर से जैसे एक रस्सी देखे होगे, उसको अनकॉइल कर दो तो फिर वापस वो कॉइलिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक दिक्कत, यहाँ भी वही दिक्कत आएगी कि वापस ये कॉइलिंग रिकॉइलिंग हो सकता है। तो वो रिकॉइलिंग को बचाने के लिए एक प्रोटीन है क्या, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट रिकॉइलिंग को ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो इस रिकॉइलिंग, जो ये रिकॉइलिंग हो रहा है उसको क्या कर रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन है, SSB प्रोटीन। अच्छा, जब अनजिपिंग होगा तो एक प्रॉब्लम और आएगी, जैसे एक रोप है, ठीक है, एक रोप, कभी भी आप ऑब्जर्व किए होंगे कि एक रस्सी है, अगर आप उसको अगर खोलोगे तो ये ऑब्जर्व किए होंगे कि पीछे की ओर क्या और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। ठीक है, कोई एक डीएनए है, अगर इधर की ओर आप खोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कॉइलिंग होगा, डेट इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। तो इस सुपर कॉइलिंग को भी रोकना होगा, तो दैट सुपर कॉइलिंग इज प्रिवेंटेड बाय एन एंजाइम डीएनए गाइडेज और टोपोआइसोमरेज सेकेंड। क्या करेगा, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। जो सुपर कॉइलिंग हो रहा है पीछे की ओर, इसको ये रोकता है। कौन सा एंजाइम, डीएनए गाइडेज या टोपोआइसोमरेज सेकेंड। 2 एंजाइम है इस तरह का, एक है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, जो क्या कर रहा था, एक स्ट्रैंड पे कट लगा रहा था, ठीक है, ताकि दोनों स्ट्रैंड क्या हो, रिलैक्स हो जाए। जो टोपोआइसोमरेज सेकेंड है वो क्या कर रहा है, सुपर कॉइलिंग को रोकता है। तो इसको ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद, अब इस प्रोसेस, जैसे ये पूरा हो गया यहाँ, इसके बाद क्या होगा, हमारा जो डीएनए है इस पोजीशन में आ गया, इस तरह का आ गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा जो हेलिकेज एंजाइम है यहाँ तक क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, मतलब कि हम इतने पोर्शन में हम डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब हमारा ये जो पोजीशन है, इनिशिएशन पॉइंट जो है ये कंप्लीट हो गया, मतलब कि अब हम डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब चेन का एलोंगेशन होगा। ठीक है, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन ए स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड। अब डीएनए का सिंथेसिस करना है, ठीक है, तो डीएनए की सिंथेसिस डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये इसके लिए क्या चाहिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए की जरूरत होती है। दैट स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है, डायरेक्ट डीएनए की सिंथेसिस कभी भी नहीं होता। जब भी डीएनए के स्मॉल स्टेज ऑफ डीएनए
थोड़ा सा भी अगर डीएनए की सिंथेसिस करना है तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। दैट आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज। एक प्राइमेज एंजाइम है जो कि क्या करता है, ये आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस करता है। अब सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगता है, उसके बाद उससे जुड़ करके ये उससे अटैच होकर के डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये है, ये सबसे पहले क्या, ये आरएनए प्राइमर ऐड होगा, ठीक है, आरएनए प्राइमर ऐड होगा। उसके बाद ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आगे हम देखेंगे, जो कि डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। तो ये प्राइमेज एंजाइम है जो कि प्राइमर, आरएनए प्राइमर ऐड किया। उसके बाद के ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा, जो नया स्ट्रैंड, और इस पोर्शन में क्या है, रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, आरएनए प्राइमर लगेगा, उसके बाद ही डीएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, ये जो नया स्ट्रैंड किससे, ये जो नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है, ये नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, एक्चुअली वो बन कैसे रहा है। अब हम जानते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली है क्या, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे पॉलीमराइज हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे जुड़ जुड़ करके क्या बन रहा है, पूरा स्ट्रैंड बन रहा है। मतलब कि हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। अच्छा, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही चलता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और वही न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, पॉलीमराइज होता है। वो पॉलीमराइज करने के लिए एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये किसके फॉर्म में होता है, जैसे किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ DATP, DGTP, DCTP, DTTP, etc. ये सब के फॉर्म में ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब यही जो न्यूक्लियोटाइड्स है, यही यहाँ पे के न्यूक्लियोप्लाज्म से ऑब्टेन होता है, और यही जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे पॉलीमराइज होता है और डीएनए का न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये इस चीज़ को हम देखें एनिमेशन के फॉर्म में, तो ये है। तो मतलब जिस तरह का यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है, अब क्या, अब जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर ही इसका सिंथेसिस हो रहा है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर जिस तरह का न्यूक्लियोटाइड्स है, उस तरह का बेस पेयरिंग हम जानते हैं कि ए है तो यहाँ पे टी आएगा, तो उस तरह का न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स आएगा। अगर यहाँ पे सी है तो कौन आएगा, GTP, ये आएगा, ये आके यहाँ पे पॉलीमराइज होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, मतलब ये पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के, और वही ऑब्टेन होता है और पॉलीमराइज होता है इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं क्या, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है किसके अंदर, जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर या डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उसमें जो फॉस्फेट कितने होते हैं, एक ही फॉस्फेट होता है। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, वो किसके फॉर्म में है, DATP। एक एग्जांपल लेते हैं, DATP, DGTP, ये सब मतलब डीऑक्सीगोनेसन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट है। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड में इनकॉर्पोरेटेड है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, मीन्स 2 फॉस्फेट्स आर रिमूव फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। तो इससे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें 3 फॉस्फेट है, उसमें से 2 फॉस्फेट तो रिमूव होगा, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड में इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें एक ही फॉस्फेट है। तो जो 2 फॉस्फेट है उसको रिमूव करना होगा। That removal is done by also an enzyme. That enzyme is removed by pyrophosphatase. पायरोफॉस्फेटेज एक एंजाइम है जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स का जो 2 फॉस्फेट है उसको रिमूव करेगा, और मोनोफॉस्फेट एडेनोसाइन
मोनो एडिनोसाइन। क्या ये अगर ये देखें, अगर 2 फॉस्फेट अगर इसमें रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, डीऑक्सीगोनासाइन मोनोफॉस्फेट, और वो मोनोफॉस्फेट वो न्यूक्लिक एसिड में होगा, डीएनए में होगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिमूवल, ड्यूरिंग रिमूवल, जब ये रिमूव होता है, जब 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट में से जो पायरोफॉस्फेट है 2 फॉस्फेट को रिमूव करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ फॉस्फेट एनर्जी इज रिलीज्ड, ड्यूरिंग रिमूवल एनर्जी रिलीज होगा, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब यही जो रिलीज्ड एनर्जी है यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब ये 2 फॉस्फेट रिमूव होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए डीएनए रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। जैसे हम जानते हैं कि जो 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। लेकिन जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे रेप्लिकेशन होना है तो ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जब भी इसके ऊपर अगर सिंथेसिस होना है तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होगा। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होगा। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इस तरह से तो रेप्लिकेशन होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से अगर रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में तो रेप्लिकेशन होता ही नहीं है, तो इस तरह से रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो कैसे होगा, ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये तो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये ओपन होता जाएगा, ये तो स्ट्रैंड बनता जाएगा क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो क्या होगा, इस तरह से रेप्लिकेशन तो होगा नहीं। तो क्या होगा, सबसे पहले और हम जानते हैं क्या, तो सबसे पहले ये प्राइमर ऐड होता है, सबसे पहले तो प्राइमर ऐड होगा। ठीक है, तो और उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो इस पर क्या होगा, ये थोड़ा सा ओपन होगा और ये पहले प्राइमर ऐड होगा और फिर डीएनए का ऐसे रेप्लिकेशन होगा। फिर ये ओपन होगा, फिर थोड़ा सा ये सिंथेसिस होगा, मतलब पहले प्राइमर ऐड होगा और फिर थोड़ा ये रेप्लिकेशन होगा। मतलब कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन नहीं होगा, हमेशा रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगा। जैसे हम देखें अगर एनिमेशन के फॉर्म में तो ये देखते हैं, ये मतलब ये है क्या, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, सॉरी ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, तो देखो ये तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो इसके ऊपर तो ये ओपन होता जाएगा और ये इस पे सिंथेसिस होता जाएगा, हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होने के लिए इस डायरेक्शन में जाना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा, लेकिन 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में तो वो होता ही नहीं है रेप्लिकेशन। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ये ओपन होगा, प्राइमर ऐड होगा,
थोड़ा सिंथेसिस होगा, फिर ओपन होगा, ये थोड़ा प्राइमर ऐड होगा, फिर इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। मतलब इस स्टैंड पे जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उस पर तो कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसके ऊपर फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में हो रहा है। दैट फ्रैगमेंट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। दैट फ्रैगमेंट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का एक स्टैंड पे तो ये कंप्लीटली कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है और दूसरे स्टैंड के ऊपर कैसे हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। मींस एक के ऊपर तो कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रहा है और दूसरे स्टैंड के ऊपर डिसकंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस। इसी को कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो इससे पहले जो हम शुरुआत में देखे थे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, इसी की वजह से सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। इट इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब सेमी डिसकंटिन्यूअस, अच्छा और देखें कि एक स्ट्रैंड तो क्या कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस मतलब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में हो रहा है। तो जो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है उस स्ट्रैंड को कहते हैं क्या, लीडिंग स्ट्रैंड। इसको कहते हैं क्या, लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में हो रहा है उसको कहते हैं, उस स्ट्रैंड को कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब देखें, अब ये जो प्राइमर ऐड होता है लास्ट में जाकर, लास्ट में क्या होता है, ये प्राइमर रिमूव होता है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वो भी जुड़ जाते हैं, तो कंप्लीट स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि क्यों इसको ये कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उस पर कंटिन्यूसली सिंथेसिस हो रहा है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उस पर डिसकंटिन्यूसली हो रहा है, इसलिए इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। अच्छा, जिस पोर्शन में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक बार में जो दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाए और दोनों के ऊपर सिंथेसिस हो जाता है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है कि स्मॉल पोर्शन में, डीएनए के स्मॉल पोर्शन में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। डेट स्मॉल रीजन, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसको कहते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या कहते हैं, पूरे को रेप्लिकेशन फॉर्क। डेट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो रीजन, जिस रीजन में रेप्लिकेशन चल रहा होता है उस रीजन को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो ये हुआ डीएनए रेप्लिकेशन। आइए देखते हैं इसका कैटालाइसिस, ठीक है। कैटालाइसिस कैसे होता है, ये भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो भी किसके वजह से हो रहा है, एक एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज, कैटलाइज्ड बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि ये चेन एलोंगेशन को कैटलाइज कर रहा है, ठीक है, उसका सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। हम कहाँ, अच्छा ये हम जो रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं एक्चुअली हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट से फॉर इन ई कोलाई के अंदर हम देख रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम ई कोलाई के देखें, ई कोलाई के अंदर देखें या प्रोकैरियोट्स के अंदर देखें तो 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, रिमूव प्राइमर। जो प्राइमर ऐड हुआ है वो तो आरएनए है, लेकिन डीएनए में आरएनए की कोई जरूरत है नहीं, तो दैट आरएनए विल बी रिमूव्ड बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। रिमूव प्राइमर एंड आल्सो फिल्स द गैप, फिल्स द गैप को फिल करेगा, ठीक है। और एक काम और ये करता है, एक्ट एज डीएनए रिपेयर एंजाइम। डीएनए रिपेयर एंजाइम, डीएनए रिपेयर एंजाइम की तरह ये काम करता है, ठीक है। किसी चीज़ की अगर मान लो गड़बड़ी हो, ये डीएनए रेप्लिकेशन में अगर गड़बड़ी हो गई है तो उसको ये क्या करता है, वो उसको सही करता है, ठीक है। तो ये रिपेयर ये करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम। ये तीनों में से लीस्ट रिएक्टिव यही है और ये तभी काम करता है जब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। एक्ट एज डीएनए रिपेयर एंजाइम,
DNA repair enzyme in the absence of DNA polymerase first and polymerase थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के ऑप्शंस में ही ये काम करता है, बाकी ये ऐसे ही रहता है लीस्ट एक्टिव, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इट इज द मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मेन एंजाइम यही है डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेप्लिकेज, ऑल्सो कॉल्ड रेप्लिकेज। ठीक है, और जो लीडिंग स्ट्रैंड की हम बात कर रहे थे, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है, वो कौन बनाता है, यही बनाता है। ठीक है, फॉर्म द लीडिंग स्ट्रैंड, जो लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस होता है, ठीक है, वो यही करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि चेन एलोंगेशन को कैटेलाइज करेगा, चेन एलोंगेशन करवाएगा। ठीक है, मतलब डीएनए की सिंथेसिस यही करवाता है न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम देखते हैं कि कैसे 2 स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई है। ठीक है, जो कि क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव। मान लो ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, इससे इस पे क्या होगा, इसके ऊपर बैठेगा कौन, जो हेलिकेज एंजाइम है, ये ब्रेक करेगा, 2 स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो गई, और उसके ऊपर क्या होगा, जैसे ये मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर सिंथेसिस होगा क्या, ये पहले तो प्राइमर ऐड होगा, फिर इसके ऊपर ये लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरे के ऊपर क्या होगा, एज अ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में सिंथेसिस होगा, ऐसे प्राइमर ऐड होगा, फिर ये होगा। तो ये क्या, प्राइमर ये ऐड हुआ और ये इसके ऊपर सिंथेसिस हुआ, तो ये ऐसे सिंथेसिस, तो ये क्या, हेलिकेज इसके ऊपर मूव करता जाएगा, ये उसके ऊपर ये बनता जाएगा, इसके ऊपर क्या, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बनता जाएगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली हमारे पास 2 स्ट्रैंड 2 डीएनए बन जाएगा, जो एक तो क्या रहेगा, एक तो होगा जिसके ऊपर पेरेंटल और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज, ये जो रेड कलर का। ठीक है, इस पे भी वैसा ही रहेगा, एक जो होगा पेरेंटल, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो रेड कलर से न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है, न्यूली सिंथेसाइज। तो फाइनली हमारा एक पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए आएगा, जो कि इसके आइडेंटिकल होगा, जिस तरह का इसमें बेसेस होंगे, बेस पेयरिंग्स होंगे, उसी तरह का इसमें बेस पेयरिंग्स होंगे। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।